breaking news at this point of time, right after the market closed, Tata Motors has decided to demerge. This demerger of the passenger vehicle and the commercial vehicle business that has happened. So there you have it, 10% higher on that stock. Before the day, Tata Motors board has approved the demerger of its business into two separately listed companies. टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस डीमर्ज होकर दो अलग अलग कंपनीज बनने जा रही है और सारे लोग इसे बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं। This is great news for the shareholders because Tata Motors finally has decided to demerge its companies into two separate entities. Of course, this is a big positive because finally they have demerged the two entities and now there will be significant value unlocking for shareholders. ऐसा इसलिए क्योंकि सभी को लगता है कि टाटा मोटर्स को जो ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से उनका जो पैसेंजर व्हीकल में मार्केट शेयर है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और आजकल आप भी रास्तों पे देख रहे होंगे कि काफ़ी बार आपको टाटा की ही कार देखने मिलती है। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों के बीच एक ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है और कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है और ये चीज़ इस डीमर्जर के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकती है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। टाटा मोटर्स के डीमर्जर की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स बड़े खुश हैं। जिस दिन ये पता चला उन्हें तो शेयर प्राइस 5% से ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का ये कहना है, ये मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो 66% है। गाड़ियों के सेल पिछले 3 सालों में 4,000 से 47,000 पर चली गई है। हर चीज़ टाटा मोटर्स के लिए यहाँ पर फेवरेबल है और इसीलिए लोगों को लगता है कि अगर पैसेंजर व्हीकल का टाटा मोटर्स का बिजनेस अलग हो जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो सकती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, तो अगर आप टाटा मोटर्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं इस डीमर्जर से पहले या बाद में, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि एक सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है फिलहाल पूरे टाटा मोटर्स के बिज़नेस के लिए वो है उनका JLR का बिज़नेस, दैट इज़ जैगवार लैंड रोवर, जिसे उन्होंने 2008 के करीब ख़रीद लिया था। उसके ऊपर कई सारे अपने स्टोरी रील वगैरह भी देखी होगी कि मिस्टर रतन टाटा ने कैसे रिवेंज करके इस कंपनी को ख़रीद लिया। लेकिन ख़रीदने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। कुछ साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2015 से लेकर अब तक अगर बात करें तो JLR का बिज़नेस कुछ खास नहीं कर पा रहा है। अब ये चीज़ और ज़्यादा सीरियस हो जाती है जब आपको ये पता चलेगा कि टाटा मोटर्स के ऑपरेटिंग रेवेन्यू का लगभग 77% सिर्फ JLR से आता है। तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना आता है? लेस दैन 10%, 10% से भी कम। और जब ये कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस अलग हो जाएगा उसके बाद पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में JLR का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 80% या उससे भी ऊपर जाएगा। तो टाटा मोटर्स के जो दो बिजनेस क्रिएट होने वाले हैं, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, ये आगे चल के कैसे परफॉर्म करेंगे ये समझने के लिए उनके थोड़ा डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे हम पैसेंजर व्हीकल से, उसके बाद हम बात करेंगे कमर्शियल व्हीकल से। तो देखिए, फिलहाल मैं बात करते हैं दोनों बिजनेस के ऑलरेडी दो अलग अलग CEOs हैं। ऑलरेडी CEO है, ऑलरेडी सेग्रीगेटेड बिजनेसेस है। टाटा मोटर्स को लगता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है दोनों को एक साथ रखने की, अलग करेंगे तो बेटर है, हर एक बिजनेस अपना अपना ग्रो करेगा तो बेटर रहेगा। तो पैसेंजर व्हीकल में अगर हम JLR पर नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कि साल 2000 से लेकर 2013 तक जो टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस है, 2001 से 2014-15 तक टाटा मोटर्स का एक बुल रन चल रहा था जहाँ पर कंपनी की शेयर प्राइस 13 रुपीज़ से 400-500 रुपीज़ पर चली गई। यानी बहुत बड़ा एक मल्टीबैगर स्टॉक ये रहा है। लेकिन 2015 से लेकर 2021 में कंपनी ने 0% का रिटर्न दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था जैगवार लैंड रोवर। अब जैगवार लैंड रोवर को अगर हमें समझना है तो थोड़ा पीछे जाकर समझते हैं और वहाँ से लेकर अब तक की कहानी पूरी समझ लेते हैं। तो जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। इनका 33% मार्केट शेयर चाइना में था, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी चाइना और US पर थी। लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम की शुरुआत है वो 2016 से होने लगी। मैंने बताया आपको 2015 तक सब कुछ लगभग सही था। 2016 में ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया कि चलो हम अभी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलते हैं। अब इसका JLR से क्या लेना देना? देखिए, जैसे ही ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल आया, जो पाउंड है उनका वो 10% से गिर गया कंपेयर टू यूरो। अब पाउंड गिरने की वजह से प्रॉब्लम ये था कि JLR अपनी जो रॉ मटेरियल है 50% रॉ मटेरियल यूरोपियन कंट्रीज से लेते थे। तो जब इनको बिल देने पड़े तो पाउंड गिर चुका था, जिसका ही मतलब है कि पाउंड के कंपेरेटिवली यूरो स्ट्रांग हुआ था। और इसी वजह से जो 10% फॉल हुआ था पाउंड में, उसकी वजह से जैगवार लैंड रोवर को ज़्यादा पैसे पे करने पड़े और इसी वजह से लगभग 2300 करोड़ का उन्हें उस साल लॉस हुआ। कहानी यहीं पर नहीं रुकी, फिर आता है साल 2017 और ये वो साल था जब चाइना में इनका रिकॉर्ड सेल हुआ था। साल 2015 में इन्होंने 1 लाख कार्स चाइना में बेची थी जैगवार लैंड रोवर ने, JLR ने। 2017 में यानी 2 साल के अंदर ये नंबर 50% से बढ़ा था। बहुत अच्छी ग्रोथ थी, सब कुछ सही चल रहा था।
लेकिन फिर 2017 में अचानक से कंपनी को पता चलता है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है लोगों से। लोग बोलने लगे कि हमारी गाड़ी का ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे कुल मिलाकर 13 डिफेक्ट्स निकाले गए और उसके बाद उन 1,50,000 जो गाड़ियाँ चाइना में सेल हुई, जो कि उनका JLR का एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट था। वो इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए, सिर्फ चाइना बिजनेस के लिए, JLR ने डिसाइड किया कि हम चाइना में जाकर बिजनेस करेंगे, चाइना में जाकर फैक्ट्री बिल्ड करेंगे, वहीं से बिजनेस चलाएंगे। क्योंकि बाहर से अगर गाड़ियाँ चाइना में लेते तो 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो भी कम करेंगे तो चाइना में अपना बिजनेस हम और बढ़ा पाएंगे, और ये बढ़ भी रहा था। लेकिन 2017 में फिर 13 डिफेक्ट्स आ गए, जिसकी वजह से जो 1.5 लाख गाड़ियाँ बेची गई 2017 में, उसमें से 1,07,000 गाड़ियाँ ने वापस बुलानी पड़ी। अब इससे क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ी हलचल मच गई। हर कोई बोलने लगा कि JLR की क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम है, गाड़ी आएगी तो फिर वापस जाएगी। तो इनकन्वीनियंस तो अल्टीमेटली कस्टमर को था। अब ये वर्ड ऑफ माउथ ख़राब होने की वजह से फिर धीरे धीरे इनका सेल कम होने लगा, और आज की डेट में इनका जो चाइना से सेल आ रहा है वो सिर्फ मात्र 10% का है। यानी बिज़नेस वहाँ पर इनका काफ़ी सारा इम्पैक्ट हुआ, और जो इन्होंने प्लान किया था कि वहाँ पर जाकर फैक्ट्री बिठाते हैं, ये सब करते, वो सब करते, उसमें इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हो गया। तो ये तो हो गई चाइना की साइड। अब जैसे ये चाइना से उभरते, उससे पहले ही कोविड आ गया। कोविड से इनका बिज़नेस और इम्पैक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JLR के जो यूनिट्स है कार के जो बेचे जा रहे हैं, वो 2021 में 4,12,000 थे। उसके बाद वो नंबर कम होता चला गया, और अभी 2023 तक ये नंबर 3,72,000 पर चला गया है। यानी जहाँ पर आपका बिज़नेस बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़ना चाहिए कार्स का, वो कम हो रहा है। और इस ग्राफ को आप सही से देखिए, यहाँ पर कहीं भी आपको ग्रोथ का जी भी नहीं दिखेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स के सबसे प्राइम बिजनेस के बारे में, जहाँ से कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि वो डाइवर्सिफिकेशन इवनली नहीं कर पाए। आज भी JLR पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का उनका जो बिज़नेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो बहुत अच्छा भी परफॉर्म करे तो भी JLR की वजह से वो परफॉर्मेंस कंपनी के बिज़नेस में झलकती नहीं है। ये जो अनइवन डाइवर्सिफिकेशन की गलती है, ये बहुत सारे लोग अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट में भी करते हैं, और जिसकी वजह से इम्पैक्ट उनके रिटर्न्स पर पड़ता है। और इस चीज़ का मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड से बेटर सोल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक आम इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम तब आती है जब वो देखता है कि 4800 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडिया में है, तो उसमें से पिक कौन सी करें। और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपकी जो एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम है वो निफ्टी और सेंसेक्स को बीट कर पाए। अगर नहीं बीट कर रही है तो बेटर है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको सेंसेक्स निफ्टी से बेटर रिटर्न्स चाहिए तो आपको कोई बेटर एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम पिक करनी होगी। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि वो पिक करे कैसे। ज़्यादातर लोग पास्ट रिटर्न्स देखकर कर लेते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि जैसे ही वो म्यूचुअल फंड में एंटर करते हैं, वहीं से फिर म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस भी ख़राब होने लगती है। तो कई बार वो पास्ट रिटर्न्स देखकर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, और आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि पास्ट रिटर्न देखकर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसी पॉइंट से फिर ख़राब रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है द एडवांस्ड कोर्स ऑन म्यूचुअल फंड, जहाँ पर हमने आपको म्यूचुअल फंड को बेसिक से सिखाया है एकदम एडवांस लेवल तक। यानी कि कैसे पिक करनी है स्कीम, क्या क्या चीज़ें देखनी है, फंड मैनेजर की क्या क्या चीज़ें देखनी है, और कैसे आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जो गलतियाँ है उसे अवॉइड करना है। ये इतना पावरफुल और प्रैक्टिकल कोर्स है कि इसे देखने के बाद आपको फिर कभी भी किसी से म्यूचुअल फंड एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, आप सीधे NISM के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो इस कोर्स को देखने के बाद, और वो पास करने के बाद आप सीधे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। इतने हाई क्वालिटी का नॉलेज हमने इस कोर्स में आपको दिया है, 100% प्रैक्टिकल है। और हमें भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की टाइम की कंस्टेंट रहती है, इसीलिए कोई भी थ्योरेटिकल या फिर टाइम पास वाली बातें नहीं है। 2 घंटे का एडवांस कोर्स है, सारी चीज़ें 100% प्रैक्टिकल है। हिंदी भाषा में इतनी आसान तरीके से आपको चीज़ें समझाई है कि कोई भी शख्स बड़ी आसानी से अब म्यूचुअल फंड सीख सकता है, वो भी एकदम एडवांस लेवल तक। 1799 रुपीज़ का ये कोर्स होली के दिन लॉन्च हो रहा है, लेकिन फिलहाल इस प्री बुकिंग ऑफर में आपको ये कोर्स मिल सकता है 50% डिस्काउंट में, सिर्फ 899 रुपीज़ में, जो आपके फ्यूचर की वेल डिटरमाइन करने में आपको मदद करेगा। और इस कोर्स की मदद से आप अपने फाइनेंशियल प्लान्स काफ़ी सही कर सकते हैं। तो अब इस एडवांस म्यूचुअल फंड कोर्स के लिए प्री बुक कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। चलिए अब टाटा मोटर्स की तरफ वापस बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो बहुत शॉकिंग है। इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि फिर टाटा के पैसेंजर बिजनेस में सही में कोई पोटेंशियल है या नहीं, और अगर उसे आउट परफॉर्म करना है तो उसे क्या करना होगा, और क्या ये अभी पॉसिबल है। तो आपको बता दूं कि पिछले कुछ टाइम में अगर हम टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल का सेल्स देखें तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2018 में जहाँ पर मंथली टाटा मोटर्स 15 to 16,000 पैसेंजर व्हीकल्स बेचती थी, वो नंबर अभी 50,000 के पार चला गया है। यानी कि पिछले 5-6 सालों में पैसेंजर व्हीकल का सेल्स 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है।
और इसी वजह से पैसेंजर व्हीकल में जो मार्केट शेयर है कंपनी का वो डबल होकर 13.50% पर आया है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम 2023 की बेस्ट सेलिंग कार्स पर ध्यान देते हैं वॉल्यूम के हिसाब से कि कौन सी ज़्यादा बेची गई, तो उसमें 5वें नंबर पर आती है टाटा की नेक्सॉन और 8वें नंबर पर आती है टाटा की पंच। क्योंकि पिछले दशक में टाटा के लिए बहुत डिफिकल्ट गया कि कोई 2 गाड़ियाँ टॉप 10 में आ पाए और यह भी होने लगा है और सेल्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्ले है, गेम है, वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि कंपनी पहले से उस पर बहुत ज़्यादा बुलिश थी। कंपनी जब ये डिसीजन लिया 2018-19 में कि चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाते हैं, तब जो बाकी बड़े बड़े कंपटीटर्स थे, जैसे कि मैं मारुति सुजुकी की बात करूँ तो उनके चेयरपर्सन ने क्लियरली बोल दिया कि हम तो वेट एंड वॉच करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं, हम देखेंगे सारी चीज़ें, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तभी टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि कोई नहीं है, चलिए ऑल इन चले जाते हैं और मार्केट कैप्चर कर लेते। तो ये उनका जो मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो 83-84% का था शुरुआत में। अब ये धीरे धीरे कम होकर 66% पर आ गया है। अब धीरे धीरे जैसे कंपटीटर्स आ जाएंगे ये शायद और भी कम होगा, लेकिन अगर कंपनी 14% के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट शेयर बनाए रखती है तो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। लेकिन उसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि टाटा मोटर्स आज जितनी भी पैसेंजर व्हीकल्स बेच रही है उसमें से सिर्फ 9% जो व्हीकल्स है वही इलेक्ट्रिक व्हीकल है और उसमें नेक्सॉन का बहुत बड़ा रोल है। 2020 में से लॉन्च किया था, 2021 में इसका अपग्रेडेड वर्जन आया और दोनों को बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक मिला है। और इसी के चलते 2021 में जहां पर सिर्फ 4000 कार्स इलेक्ट्रिक कार्स टाटा मोटर्स बेचती थी, वो 2023 तक ये नंबर 47,000 पर आ गया है। और अगर मैं ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल के सेल्स की बात करूँ तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2021 में वो 2,22,000 का था, अभी 2023 में वो होकर आ गया है 5,40,000। और इन पैसेंजर व्हीकल से आने वाला रेवेन्यू है ये भी पिछले 3 साल में 3 गुना बढ़ गया है। तो कुछ इस तरह के पैसेंजर व्हीकल में ग्रोथ है और शायद इसी चीज़ को देखकर टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि दिस इज़ राइट टाइम कि हम दोनों को अलग करते हैं। लेकिन अभी भी आपको बता दूं कि ये जो भी ग्रोथ है ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, तो जब तक ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करे उसमें टाइम लगने वाला है। तो वीडियो की कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि क्या ये सही डिसीजन है टाटा मोटर्स के हिसाब से और इन्वेस्टर्स के हिसाब से। लेकिन अभी थोड़ा हम बढ़ते हैं कमर्शियल व्हीकल की तरफ कि वो सेगमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पर क्या हालत है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि टाटा का कमर्शियल बिजनेस मतलब डेड बिजनेस है और कुछ अगर मैं मंथली सेल्स के ग्राफ भी दिखा दूं तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करते हैं। बिकॉज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, एक तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी या फिर कोई खरीदेगा तो लोन पर खरीदेगा। तो उस साइकिल में, इकोनॉमिक साइकिल में, जब लोन की इंटरेस्ट रेट्स कम हो तब जो सेल्स है वो बेटर रहती है कंपेयर टू कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल का सेल है पिछले 3 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। 2021 में इन्होंने 2,67,000 गाड़ियाँ बेची है, कमर्शियल व्हीकल्स बेचे हैं। 2023 तक ये नंबर चला आया है 4,22,000 का। और इससे जो रेवेन्यू बन रहा है वो 2021 में बन रहा था कमर्शियल व्हीकल से 33,000 करोड़ का रेवेन्यू, वो अभी डबल से ज़्यादा हो गया पिछले 3 सालों में और 70,000 करोड़ के भी ऊपर चला गया है। आपको एक और बात बता दूं कि अगर मार्केट शेयर की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इस पूरे मार्केट में, कमर्शियल व्हीकल के मार्केट में किसी का है तो वो टाटा मोटर्स का है। कंसिस्टेंटली उन्होंने उतना बनाए रखा है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा का आता है। तो लगभग 40% का मार्केट शेयर इनका कमर्शियल व्हीकल में है और यहाँ से आने वाला बिजनेस भी इनका तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो फाइनल सवाल कि क्या ये सही डिसीजन है कंपनी के लिए दोनों बिजनेस अलग करना, और इन्वेस्टर्स के लिए कैसे डिसीजन है। तो आपको बता दूं कि अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो इसमें अच्छी खासी ग्रोथ के लिए पहले तो कंपनी को डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी JLR से, जिसे करने में मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल लगेंगे। ऑल्दो पैसेंजर व्हीकल में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी परफॉर्म करे, लेकिन वो ग्रोथ दिखने में टाइम लगेगा। बिकॉज ज़्यादातर जो मतलब बर्डन है टाटा मोटर्स के ऊपर वो JLR का है, उसे जल्द से जल्द साइड में करना और इस बिज़नेस को स्कोप देना, यही इस डीमर्जर का मेरे हिसाब से एक मकसद हो सकता है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स सक्सेसफुली पैसेंजर व्हीकल में अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेगी और इसी तरह से ग्रो करती रहेगी तो आप सोच सकते हो। क्योंकि आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स एक ऐसा बिजनेस है कि JLR की वजह से इतना प्रॉब्लम में है कि इसकी प्रॉफिट मार्जिन सीधी 3-3.5% पर फिलहाल आ चुकी है। तो जब भी इकोनॉमी थोड़ी सी डगमगा जाती है बिजनेस सीधा लॉस में चला जाता है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ही उतनी कम है। ऊपर से कंपनी के ऊपर लगभग 1.25 लाख करोड़ का कर्ज है और इसी बीच इस नई स्ट्रैटेजी के तहत कंपनी काफ़ी सारा कैपेक्स बढ़ा रही है। फाइनेंशियल 2023 में कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 30% से बढ़ाकर 32,000 करोड़ रुपीस किया गया है ताकि कंपनी नए नए मॉडल लॉन्च करे और जिससे कंपनी का सेल्स बढ़ता रहे। तो बहुत ही कैपिटल हैवी बिजनेस है, मार्जिन बहुत वीक है और JLR का जो बहुत बड़ा चैलेंज है उसे ओवरकम करना है, वो तो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही है। बेटर परफॉर्म करना है तो पैसेंजर व्हीकल पर ही डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, उसका शेयर बढ़ाना पड़ेगा रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी।
जिससे मैं सीधी सीधी बात करूँ तो टाइम लगने वाला है, लेकिन डायरेक्शन सही हम कह सकते हैं। वहीं पर कमर्शियल बिजनेस की बात करूँ तो डीमर्ज होने के बाद अगर अगले कुछ क्वार्टर तक आप कमर्शियल बिजनेस को ऑब्जर्व करेंगे तो वो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। तो यहाँ से आगे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुन सकते हैं इन कंपनीज़ की, टाटा मोटर्स के अगले कुछ क्वार्टर्स में, और डीमर्ज होने के बाद भी अलग अलग जब ये हो जाएंगे दो कंपनीज़ में, तब उन दोनों कंपनीज़ की आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए ताकि एक बेटर आइडिया आए कि क्या इनके प्लान्स हैं, कहाँ पर ये लेके जा रहे हैं। सो ओवरऑल अगर बात करें तो मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारा पैसा कमर्शियल व्हीकल से पैसेंजर व्हीकल की तरफ पहले जाता था, जब पैसेंजर व्हीकल बिजनेस बहुत स्ट्रगल कर रहा था JLR की वजह से। तो अब ये नहीं होगा, तो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी कमर्शियल व्हीकल में ही रहेगा। तो वो जो सेगमेंट है जो उतना ज़्यादा नहीं ग्रो कर रहा था, वो भी शायद ग्रो कर सकता है, बिकॉज उसके पास भी अपना पैसा रहेगा जो अपने बिजनेस में ही वो इन्वेस्ट करेगा। तो मतलब दोनों बिजनेस के लिए ये अच्छी बात है, कमर्शियल के लिए भी और पैसेंजर व्हीकल के लिए भी। शेयर प्राइस की सबसे बात करूँ तो पहले टाटा मोटर्स निफ्टी 50 का पार्ट था, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा लार्ज कैप इंडेक्स है। तो इस डीमर्जर के बाद वो निफ्टी 50 से बाहर चला जाएगा। तो निफ्टी 50 में जो वेटेज है टाटा मोटर्स का वो 1.87% है, काफ़ी अच्छा है। तो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड्स हैं, ETFs हैं, उन्हें बेचना पड़ेगा टाटा मोटर्स को, फॉर सिंपल रीज़न कि जब वो रहेगा ही नहीं इंडेक्स में तो ऑफकोर्स उन्हें ऑटोमेटिक सेल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर उस दौरान जब ये डिसीजन होगा उसके बाद बढ़ सकता है। तो इस चीज़ पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज इंडिया में अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज़ निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में और ETF में इन्वेस्ट किए गए। तो आई होप आपके लिए पूरा पिक्चर बड़ा क्लियर हो चुका होगा। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। 2003 से लेकर 2013 के बीच माइक्रोसॉफ्ट की शेयर प्राइस 0% से बढ़ी थी, 10 साल में नो ग्रोथ। पर 2013 के बाद कंपनी बढ़ने लगी आगे, क्योंकि जब सत्या नडेला CEO बने 2013 के अराउंड, तो उन्होंने पहली चीज़ ये की कि उन्होंने देखा कि फ्यूचर डिमांड कहाँ से आएगी। जहाँ पर टाटा मोटर्स को फ्यूचर डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में दिख रही है, वहीं पर उस टाइम सत्या नडेला को फ्यूचर डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग में दिखी। उन्होंने उस पर फोकस किया और आज उनका लगभग 25% रेवेन्यू क्लाउड कंप्यूटिंग से आता है, और वहाँ से उन्हें जो ग्रोथ मिली है वो काफ़ी फिनोमिनल रही है। और इसी तरह की चीज़ टाटा मोटर्स यहाँ पर करने जा रही है। दे आर ट्राइंग टू बेट बिग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। जहाँ तक N चंद्रशेखरन जो है, जब से वो चेयरमैन बने हैं, उन्होंने काफ़ी ध्यान टाटा मोटर्स की तरफ दिया है, काफ़ी फोकस किया इस बिज़नेस पर। तो आने वाले टाइम में जब मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है, सारी चीज़ें सही है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। बट अभी जो डीमर्जर का टाइम रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। तो इस दौरान आप अपना स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए और बाद में डिसाइड कीजिए कि कौन सा बिज़नेस आपको सही लगता है। बट अगेन आपको ये बता दूँ कि बहुत ही प्रॉफिट मार्जिन इस बिज़नेस में कम है, कैपिटल हेवी बिजनेसेस है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, और वेटेज भी अगर पोर्टफोलियो में थोड़ा कम ही रखेंगे तो बेहतर होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एज अ शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स या फिर अगर आप खरीदने की प्लानिंग करें तो आपके लिए सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो चुकी होंगी। इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो टाटा मोटर्स में या तो इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचे। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे और शेयर मार्केट की बेटर नॉलेज आप तक पहुंचती रहे। और जाते जाते हमारे द एडवांस कोर्स ऑन म्यूचुअल फंड को जरूर चेकआउट कीजिए, और बहुत ही आसान भाषा में एडवांस तक म्यूचुअल फंड सीख कर खुद ही म्यूचुअल फंड पिक करना सीख लीजिए।